This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 3, Atomic Structure. So, question number 1. Outline the main points of Dalton's atomic theory. Dalton की जो atomic theory थी एटम से रिलेटेड, उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है. तो आंसर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो कुछ ये हैं. एवरीथिंग इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स विच आर इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हर चीज़ बनी हुई होती है एटम्स की, और आपके पास मैटर है, मैटर आपके पास एटम का बना हुआ है. मतलब सबसे जो छोटा यूनिट है किसी भी चीज़ का वो एटम है, और एटम्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी चीज़ के. और इंडिविजिबल का मतलब ये है कि एटम्स को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते. ये सबसे ज़्यादा टाइनी पार्टिकल होता है या बेसिक यूनिट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होता है, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है इनडिविजिबल. ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. अगर कोई एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो आपके पास सेम होंगे, उनकी शेप आपके पास सेम होगी, उनका साइज़ सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी. और अगर हम बात करें कि
डिफरेंट एलिमेंट्स में द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मास। अब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो हर एलिमेंट के पास अपने एटम्स होते हैं और हर एलिमेंट में ज़रूरी नहीं है कि एटम सेम हो जैसा एक एलिमेंट के पास है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट ले लें, आप हाइड्रोजन ले लें और कार्बन ले लें, तो हाइड्रोजन के पास जो एटम्स होंगे ज़रूरी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो तो सेम होंगे जितने भी होंगे, लेकिन कार्बन में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब हर एलिमेंट का अपना एक एटम है और उसकी जो शेप है, साइज़ है, वो डिफरेंट होगा दूसरे एलिमेंट से। कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, मतलब एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट से, मतलब यहाँ पर एक तरह के एटम्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं दूसरी तरह के एटम्स से, तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है। A chemical reaction results in the rearrangement of atoms in the reactant and product compounds. केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो एक साइड आपके पास गिवन होती है रिएक्टेंट की और एक साइड आपके पास गिवन होती है प्रोडक्ट की। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रिएक्टेंट अपनी जो फॉर्म होती है, रियल फॉर्म, वो चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिएक्टेंट्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, और ये रीअरेंजमेंट हो रही होती है एटम्स में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एविडेंस इज़ देयर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स? क्या सबूत है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? आंसर, जे थॉम्सन वुड हैव यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब इज़ अ स्मॉल ग्लास ट्यूब विद कैथोड अ नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट। जो ये सबूत है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था जे थॉम्सन, और ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि जे थॉम्सन ने परफॉर्म किया था उसके थ्रू हमारे पास ये एविडेंस मिला था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जे थॉम्सन ने एक ट्यूब यूज़ की थी जिससे नाम दिया था कैथोड रे ट्यूब का, और वो एक स्मॉल ग्लास ट्यूब थी, एक शीशे की स्मॉल छोटी सी ट्यूब थी जिसके पास एक कैथोड वाला साइड था। कैथोड वाले साइड का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, जो मेटल साइड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। जहाँ पर एक मेटल प्लेट हो और वो नेगेटिवली चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं कैथोड। एंड एन एनोड अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट, और एक तरफ एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है, दोनों अपोजिट एंड्स पे हैं, एट अपोजिट एंड्स। एक तरफ कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और एक तरफ एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। By separating the cathode and anode by a short distance, the cathode ray tube can generate what are known as cathode rays. अगर अब हम दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाएं, कैथोड और एनोड को आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाएं, तो क्या होगा कि कैथोड रेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब जे थॉम्सन ने ऐसा देखा कि कैथोड रेज जनरेट हो रही हैं। जे थॉम्सन वांटेड टू नो व्हाट कैथोड रेज वर। अब जो जे थॉम्सन थे उन्होंने जानने की कोशिश की कि बेसिकली ये कैथोड रेज, जो ये रेज़ हैं, ये हैं क्या। वेयर कैथोड रेज केम फ्रॉम एंड वेदर कैथोड रेज हैड एनी मास और चार्ज, और बेसिकली वो आ कहाँ हैं और क्या उनके पास कोई मास है, कोई चार्ज है। ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की जे थॉम्सन ने। द टेक्निक्स that J.J. Thomson used to answer these questions were very clever and earned him a Nobel Prize in Physics. और इन सब सवालात के जवाब देखने के लिए जो जे थॉम्सन ने ट्रिक्स इस्तेमाल की थी वो बहुत ज़्यादा चालाकी से की थी, और उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली, और कामयाबी मिली तो उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। फर्स्ट, बाय कटिंग अ स्मॉल होल इन द एनोड, जे थॉम्सन फाउंड दैट ही कुड गेट सम ऑफ द कैथोड रेज टू फ्लो थ्रू द होल इन द एनोड। सबसे पहले क्या किया कि जो एक फॉयल था, मेटल फॉयल जो था, उसमें एक होल कर दिया, छोटा सा सुराख कर दिया, और फिर उसको चेक किया कि एनोड रेज जो हैं वो कैथोड की तरफ किस तरीके से, मतलब जो कैथोड रेज अगर एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो वो
किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं और बेसिकली वो कहाँ हिट कर रही हैं। और वहाँ देखा कि वो काफ़ी उस होल के इर्द गिर्द रेज थी in the anode and in to the other end of the glass cathode ray tube. Next, J.J. Thomson figured out that if he painted a substance known as phosphor onto the far end of the cathode ray tube, he could see exactly where the cathode rays hit because the cathode rays made a phosphor glue. फिर उनको जब कोई एक बेहतर जवाब नहीं मिल सका तो जे थॉमसन ने किया कि फॉस्फर पेंट जो था पेंट कर दिया एनोड की तरफ, और फिर पेंट इसलिए किया क्योंकि जैसे ही कैथोड रेज हिट करती हैं एनोड पे तो एक ग्लो बनता है। तो फॉस्फर पेंट जब किया तो उसके बाद एक जब हिट करने लगी तो फॉस्फर एक ग्लो बनना शुरू हो गया। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. J.J. Thomson must have suspected that cathode rays were charged. अब जे थॉमसन को इस बात को तो आइडिया हो गया कि जो कैथोड रेज हैं वो चार्ज्ड हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, because his next step was to place a positively charged metal plate on the one side of the cathode ray tube and a negatively charged plate on the other side of the cathode ray tube. फिर जे थॉमसन ने ऐसा सोचा कि एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट को लगा दिया जाए और दूसरी तरफ टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ डिफरेंट प्लेट्स को लगा दिया जाए. The metal plates did not actually touch the cathode ray tube, but they were close enough that a remarkable thing happened. The flow of the cathode rays passing through the hole in the anode was bent upwards towards the positive metal plate and away from the negative metal plate. और उसके बाद जब ये प्रॉपर तरीके से जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी और एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट लगा दी, उसके बाद जब कैथोड रेस को पास करवाया गया तो एनोड की तरफ, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ मूव करने लगी ये कैथोड रेस, और नेगेटिव जो प्लेट थी, नेगेटिव मेटल प्लेट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगी. J.J. Thomson knew that charged objects are attracted to and repelled from other charged objects. According to the rule, opposite attract, likes repel. अब J.J. Thomson को ये रूल पता था कि जो अपोजिट चीज़ होती है वो अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होती है, मतलब अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. और जो चीज़ लाइक मतलब सेम होती है, मतलब पॉजिटिव रिपेल करते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को. इसी तरीके से नेगेटिव रिपेल करते हैं जबकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स के अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दिस मीन्स दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज़ अट्रैक्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज बट रिपेल्ड फ्रॉम अनदर पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन वो रिपेल हो जाता है दूसरे पॉजिटिव चार्ज से. सिमिलरली अ नेगेटिव चार्ज इज़ अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिव चार्ज बट रिपेल्ड फ्रॉम अनदर नेगेटिव चार्ज. इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकिन रिपेल हो जाएगा दूसरे नेगेटिव चार्ज से. यूजिंग द अपोजिट अट्रैक्ट्स लाइक्स रिपेल यू रूल. इस रूल को यूज़ करने के बाद, मतलब अपोजिट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है और सेम चीज़ें रिपेल करती हैं. इस रूल को यूज़ करने के बाद J.J. Thomson argued that if the cathode rays were attracted to the positively charged metal plates and repelled from the negatively charged metal plates, अगर ये रूल इस पे इम्प्लाई हो रहा है, जैसे J.J. थॉमसन ने आर्ग्यू किया कि अगर कैथोड रेज अट्रैक्ट हो रही हैं पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ, और रिपेल हो रही हैं नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट की तरफ से, दे देमसेल्फ मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो पास ज़रूर नेगेटिव चार्ज होगा. तो ये बात सिंपली प्रूव कर रही है कि इनके पास बेसिकली
नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव और टुवर्ड्स द एनोड। डिस्कस रदरफोर्ड्स गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर हमें रदरफोर्ड का गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट उसको एक्सप्लेन करना है और रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या बताया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमें यहाँ पर वो डिस्कस करना है। आंसर, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। The experiment was not a single experiment but a series of experiments. All the experiments can be summarized using the illustration below. अब जितने भी ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिंगल नहीं है, बल्कि एक ये सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट्स की, जिसको यहाँ पर समराइज़ करके रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया गया है। When Rutherford along with his colleague shot alpha particles, the positively charged helium nuclei, on very thin gold foil, जब रदरफोर्ड ने अपने कुलीग्स के साथ मिलकर अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई हैं, उनको बहुत पतले से गोल्ड फॉयल जो होता है उसके ऊपर हिट किया, उन पार्टिकल्स को प्लेस किया, हिट किया। अनएक्सपेक्टेड स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स वॉज ऑब्जर्व्ड, तो वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सी स्कैटरिंग, मतलब पार्टिकल्स का फैल जाना, तो वहाँ पर पार्टिकल्स फैलना शुरू हो गए जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। द इलस्ट्रेशन अबव depicts a radioactive source enclosed in a lead block liberates alpha particles. The lead block acts as a shield and sharpens the beam. उसके बाद उन्होंने एक lead, मतलब PB, ये एक एलिमेंट है लेड, उसको वहाँ पर प्लेस किया। उसके बाद देखा कि वो और मज़ीद शार्प हो रही है, मतलब रे बन रही है जो कि बहुत शार्प है। मतलब उस लेड के थ्रू, एक जो लेड का ब्लॉक था उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है। द लेड ब्लॉक एक्ट एज अ शील्ड एंड शार्प इन द बीम्स। द बीम मूव्स थ्रू स्पेस एंड स्ट्राइक्स द गोल्ड फॉयल ऑफ अ फ्यू थाउजेंड एटम्स थिक। और वो जो एक बीम बन गई थी, अब वो स्ट्राइक करी थी, टकरा रही थी, जो एक फॉयल था उस पर टकरा रही थी। अ सर्कुलर जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन सराउंड्स द फॉयल, और फिर वहाँ पर एक चमकदार सा जो एक पूरा फॉयल था उस स्क्रीन पे बहुत चमक सी आने लगी, चमकदार हो गया। द पार्टिकल्स लीविंग द फॉयल आफ्टर द स्ट्राइक मेक अ टाइनी ग्लोइंग फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन कॉल्ड साइंटिलेशंस विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता था कि ये जब बीम्स पास होने के बाद यहाँ पर ये एक ग्लो सा छोड़ रही थी, मतलब एक ग्लो सा फील हो रहा था। मोस्ट पार्टिकल्स रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, दैट इज़ दे कंटिन्यू टू ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ एज इफ़ द गोल्ड फॉयल वॉज एब्सेंट। कुछ उसमें ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, स्ट्राइक बैक नहीं हो रहे थे, तो वो ट्रैवल अपना कंटिन्यू रख रहे थे एज इफ़ द गोल्ड फॉयल वॉज एब्सेंट, जैसे कि कोई गोल्ड फॉयल प्रेजेंट ही नहीं है। मोस्ट पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड हैव लेस दैन 90 डिग्री डिफ्लेक्शन वाइल फ्यू पार्टिकल्स क्रॉसेज 90 डिग्री। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, मतलब स्कैटर बैक हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो पूरा 90 का एंगल बना रहे थे और उससे डिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा था। मतलब तीनों केसेस थे, कुछ अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ 90 की डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ लेस देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे। बिफोर प्रोसीडिंग टू एनालाइज द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अब बिना किसी एनालाइजेशन के लेट्स क्विकली रिव्यू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये तो आपके पास क्या हो गया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो एटम के बारे में जो उसका व्यू था थॉमसन का, वो था in 1900 Thomson atomic model was dominant and he explained an atom as a sea of positive charge with floating negatively charged electrons. उसके व्यू के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे और वो मूव कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे जो एटम है उसके ऊपर,
According to him, the positive charge was uniform throughout the atom and magnitude of it was to a negative charges. उनके मुताबिक जो पूरा एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से थे और जो मैग्नीट्यूड था नेगेटिव चार्ज का वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल था। ये तो यहाँ पर जे थॉमसन का एक व्यू था एटॉमिक मॉडल के लिए। अब हम यहाँ पर दोबारा बात करते हैं रुदरफोर्ड की कि रुदरफोर्ड के क्या कंक्लूजन थे। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड आर्ग्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ऊपर जितने भी जो मॉडल्स हैं उनको देखने के बाद रुदरफोर्ड एक फाइनल जो एक रिज़ल्ट था उस पर यह आया कि सिंस मोस्ट पार्टिकल्स वर नॉट डेविएटेड द एटम मस्ट मोस्टली बी एम्प्टी। अब जब आपके पास ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डेविएट नहीं हुए और बहुत सारे ऐसे हैं जो डेविएट हो गए, मतलब यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट्स आए, तो हो सकता है कि एटम बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी हो। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, और कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। दस देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इन एन एटम, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस हों। रुदरफोर्ड प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, रुदरफोर्ड ने प्रेजेंस बता दी थी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की, मतलब एक सेंटर में, एटम के सेंटर में एक बॉडी प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फर्दरमोर ही एस्टिमेटेड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम वाज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द एटम, और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि साइज़ जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा छोटा है, गोल्ड एटम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द एटम। फ्रॉम दिस कंक्लूजन ही कॉन्सेप्शनलाइज अ न्यू एटॉमिक थ्योरी दैट वी नाउ कॉल्ड रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और इन कंक्लूजन के बाद उसने एक कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक थ्योरी का जिसे हम रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। इट सेज दैट एटम हैज़ अ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस दैट इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। उनका ये कहना था रुदरफोर्ड का कि एटम जो है उसके पास सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस मॉडल सुपरसेडेड थॉमसन्स मॉडल, ये मॉडल जो है वो थॉमसन मॉडल भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको इससे पहले थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि थॉमसन का बेसिकली क्या व्यू था, और बाद ही उस बेसिस पर ही रुदरफोर्ड ने अपना काम किया। तो मतलब थॉमसन ने पहले वर्क स्टार्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का ये मिला जुला कुछ काम है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.